हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास चल रही थी, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि अपनी एक चौथी क्लास और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अपन रख रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमने पढ़ा वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास रहेगी। इसमें आप लोगों को ये देखो, पहली बात तो ये क्लास आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि थ्योरी का पोर्शन हमने कर लिया, उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आज ही आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन ही हम आज करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहना। देखते हैं क्या आएगा आज के वीडियो में। मैं आप लोगों को जो वेक्टर वाला थोड़ा अगर कोई डाउट है किसी के, तो वो भी क्लियर कर दूंगा। वैसे देखो, पूरा वेक्टर तो हम नहीं पढ़ने वाले, पूरा सदिश तो नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि सदिश आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है। केवल उतना काम में आएगा जितना, मतलब जितना काम में आएगा उतना आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को जितना एग्जाम में सदिश की जरूरत पड़ेगी उतना आप लोगों को पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा वेक्टर से ही पढ़ लेते हैं। देखो, आप लोगों को ये तो पता होगा कि सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि वो राशि जिनकी दिशा होती है, वो राशि जिनकी दिशा होती है। जैसे आज जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उनमें सदिश राशियां कौन कौन सी है? जैसे विद्युत बल सदिश राशि है, विद्युत बल की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई हमने लिखा था, वो भी सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल से संबंधित अगर कोई भी न्यूमेरिकल हल करेंगे हम, तो हमें सदिशों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, सदिश क्या होता है? सदिश वो राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। जैसे मान लो एक पिंड है, इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, जैसे ये पेन है, पेन पर गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो बल को हमने क्या कहा कि दिशा है इसकी। ये इस पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो ये नीचे की ओर की हमने क्या बताई? दिशा बताई। इसका मतलब बल में क्या होती है? दिशा होती है। आए ध्यान में? तो अगर ऐसी राशि है तो उनका योग हम सीधे सीधे नहीं करते। मान लो जैसे इसी पिंड पर एक बल इधर और लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, कोई खींच रहा है इसे। अगर मैं ये पूछूं कि इस पिंड पर टोटल बल कितना है, कुल बल कितना है, टोटल फोर्स कितना है, तो आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर ये तो 10 हो गया, ये 5 हो गया, टोटल फोर्स हो गया 15 न्यूटन। तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर हम ये बोले इस पिंड पर इस कंडीशन में कि देखो इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है इस पिंड पर, तो इस पिंड पर टोटल फोर्स कितना है, कुल बल कितना है? तो अगर आप लोग कहोगे कि सर इस पे 15 है, 15 कैसे? 10 तो ये 5 ये 15 है, तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सदिशों का योग ऐसे नहीं होता है। सदिशों का योग कैसे करें अपन, वही हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, एक तो अपन जो लंबा मेथड है वो करेंगे, और एक हम शॉर्ट ट्रिक भी काम में लेंगे, क्योंकि हमें एबीसीडी हल करना है, हमें मेथड की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो शॉर्ट चाहिए वो ही काम में आएगा। आया इतना समझ में? तो ध्यान से समझते जाओ, मैं समझा रहा हूं। देखो, 5 न्यूटन 10 न्यूटन दो बल होंगे। मान लो इस बल को मैं कह देता हूं ए, इस बल को क्या कह देता हूं? बी। ठीक है ना? एक को मैंने क्या कह दिया? ए कह दिया, एक को क्या कह दिया? बी। और इन दोनों का जो टोटल है वो मान लो आर है। क्या है? आर। आप लोग किसी भी नाम से लिख सकते हो। अब देखो, कोई भी राशि अगर सदिश होती है तो उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगाते हैं अपन। क्या लगाते हैं? वेक्टर। तो ये ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर कहने का मतलब ये एक सदिश राशि है, इसकी कोई ना कोई दिशा है। ये एक सदिश राशि, इसकी कोई ना कोई दिशा है। ध्यान रखना, ये केवल चिन्ह है। आप ये मत समझना कि सर बी की दिशा तो नीचे, इसकी भी इधर क्यों बना दी, ऐसा नहीं है। ये एक सदिश को दर्शाने का क्या है? चिन्ह है। ठीक है, वैसे आप लोगों को इतना पता होगा ये, लेकिन फिर भी मैं एक जीरो से शुरू कर रहा हूं कि आप लोगों को कोई भी डाउट इसमें नहीं रहे। अगर हम इन दोनों का योग करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, तो आंसर क्या आता है बच्चों? आर वेक्टर आता है। क्या आता है? आर वेक्टर। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग आ रहा है आर वेक्टर। यानी सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह ध्यान में रखनी कि अगर दो सदिशों का योग करते हैं
तो राशि भी क्या प्राप्त होती है हमें, सदिश ही प्राप्त होती है। योगफल भी क्या प्राप्त होता है हमें, सदिश ही प्राप्त होता है। आप लोग पहले इसको लिख लोगे, मैं कह रहा हूं देखो नोट्स जो है बनाना सीख लो। नोट्स अगर नहीं बना पाओगे तो मैं कह रहा हूं एग्जाम में बहुत दिक्कत आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो नोट्स थोड़ा आलस छोड़ो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दो सदिश हैं अपने पास, मान लो ए वेक्टर एक बी वेक्टर। अब ये सदिश क्या हो सकते हैं, ये बल हो सकते हैं। सदिश हमने विद्युत क्षेत्र भी पढ़ा था, उसकी भी दिशा बनाई थी, तो विद्युत क्षेत्र हो सकता है। जो भी है मैं एग्जांपल बल से ले रहा हूं। इन दो सदिशों का योग मुझे क्या मिल रहा है, आर वेक्टर। तो पहली बात तो आप लोगों को यही सीखनी है कि जब दो सदिशों का योग करते हैं तो उनका योगफल भी क्या होता है, एक सदिश होता है। क्या होता है, सदिश। इसका भी परिमाण होता है, इसकी भी दिशा होती है। परिमाण का मतलब जैसे आंकिक मान, जैसे 10 है, ये 5 है, ये आंकिक मान, इसको परिमाण बोलते हैं। जैसे इस बी की एक ही दिशा है, वैसे आर की भी क्या आएगी, कोई ना कोई एक दिशा आएगी। ठीक है, तो वो भी हमसे पूछी जाती है। अब ध्यान से सुनो कि सर इनका योग कैसे करें। अगर 10 और 5 ये 15 नहीं होगा तो फिर कितना होगा, फिर कितना होगा। तो देखो कैसे हल करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग थोड़ा एक आइडिया लगा के देखो। आप लोग खुद ट्राई करके देखना। एक ऐसा पिंड लेना, ठीक है ना, एक ऐसा पिंड लेना। पिंड पर एक बल, मतलब इसको नीचे की ओर खींचना, इसको नीचे की ओर खींचना। ऐसे इस पिंड को ऐसे खींचने की कोशिश करना, धागा बांध के खींच सकते हो आप लोग। फिर देखना कि ये पिंड 5 की तरफ जाएगा या 10 की तरफ जाएगा या कहीं और जाएगा। ये आया समझ में। मैंने क्या कहा कि मान लो जैसे एक ऐसा पिंड ले लिया आप लोगों ने, इधर से धागा बांध के इधर खींच रहे हो, 5 न्यूटन का बल, इधर खींच रहे हो 10 न्यूटन का बल। जब आप लोग इसको इधर खींचोगे तो ये पिंड इधर जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर जाएगा। लेकिन अगर साथ खींचा, इधर से और इधर से साथ खींचा, तो ये न तो इधर जाएगा न इधर जाएगा। स्टूडेंट्स ये ऐसे गति करेगा। आया समझ में। इसका मतलब जो इन दोनों का टोटल आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा वो इस तरफ आएगा। ये दिशा बनेगी इसकी, वो ही हमें निकालनी है। आया समझ में। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ रहे होंगे आप लोग। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो सदिशों का योग करते हैं तो अपने पास एक तो वैल्यू मिलेगी हमें, जैसे 10, जैसे 5, जो भी इनका टोटल की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जिसको तो हम कहेंगे परिमाण, मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, और एक इसकी कोई ना कोई दिशा आएगी जो इस तरफ आएगी। जैसे पिंड पर इधर बल लगे, इधर बल लगे, तो ये पिंड इधर गति करेगा, यानी इस तरफ बल की एक दिशा आएगी, वो भी हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, वैसे तो डेरिवेशन है इनके, डेरिवेशन काम के नहीं है आप लोगों के। आर, सिंपल आर लिख रहा हूं, आर लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं इस आर वेक्टर का केवल परिमाण यानी ऐसा आंकिक मान निकाल रहा हूं। ये इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और इसका क्या आएगा बच्चों, रूट आएगा। यहां पर a क्या है, इस a वेक्टर का परिमाण, मतलब दिशा नहीं लिखी हमने, आंकिक मान। जैसे a वेक्टर का परिमाण कितना है, 5, तो यहां पर 5 लिखूंगा मैं। b क्या है यहां पर, इस b वेक्टर का परिमाण, ये b वेक्टर है, इसका परिमाण कितना 10, तो यहां पर 10 लिखूंगा। फिर प्लस 2 × 5 × 10 cos थीटा। ध्यान रखना है थीटा क्या है, थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का ये कोण है। ये क्या है स्टूडेंट्स, थीटा है। आया समझ में। जैसे इस चित्र में तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इधर 90 डिग्री का कोण है, तो कोस 90 रख लेंगे अपन। आया समझ में। तो ये तो हो गया परिमाण। एक तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लिख के रखना है, काम में आएगा बार बार। एक इसकी दिशा, तो दिशा हम लिखते हैं इससे tan अल्फा से। tan अल्फा बराबर क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एक फॉर्मूला ये है। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये अल्फा कहां पर है, ये अल्फा कहां पर है। तो देखो स्टूडेंट्स, अल्फा यहां पर आएगा। इस थीटा को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, ये थीटा को मैं यहां मान लेता हूं, यहां लिख देता हूं। अब देखो मैंने कहा कि 10 लग रहा है, 5 लग रहा है, तो इन दोनों का परिणामी कुछ इस तरफ आएगा। ये होगा r, क्या होगा r, जिसका मान हम निकाल रहे हैं। और ये जो कोण है स्टूडेंट्स, ये वाला जो कोण है, ये है अल्फा। देखो अगर मैं इसको दोबारा लिख देता हूं आप लोगों के, ये पास में हो गया बहुत कुछ। थोड़ा अगर नहीं दिखे तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, थोड़ा नेट खर्च किया करो। r तो ये हो गया, ये है अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा
कि ए से ये आर किस कोण पर है, वो हमें निकालना है अल्फा। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो एक तो ये लगा के रखना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा, अब स्टूडेंट देखो एक जो कंफ्यूजन आप लोगों को करेगा हमेशा, मान लो ये कोई एक सदिश है ए वेक्टर, ध्यान से समझते जाना जो मैं कह रहा हूं, ये कोई सदिश है, ये कोई सदिश है बी वेक्टर। तो देखो क्या होता है, ये जो सदिश होते हैं ये वेक्टर होते हैं। देखो वेक्टर बहुत वैसे तो मुश्किल टॉपिक है, मैं आप लोगों को कह रहा हूं वेक्टर जो है फिजिक्स का बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग पूरा ध्यान लगा के समझोगे तो आप लोग सीख जाओगे। मैं पूरा सदिश नहीं पढ़ा रहा, जितना आप लोगों को यहां पर लैब असिस्टेंट में काम में आएगा उतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब मैं क्या करूं, इस बी वेक्टर को कहीं पे भी उठा के रख सकता हूं, ठीक है ना। ये सदिशों की खासियत होती है, सदिशों की ग्राफीय निरूपण की खासियत होती है कि इस ए वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख दो। बस क्या नहीं होना चाहिए, एक तो इसकी दिशा हम चेंज नहीं कर सकते, एक इसकी लंबाई चेंज हमें नहीं करनी है, और कैसे भी अपने हिसाब से जैसे भी आप लोगों को समझ में आए, जैसे भी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए वैसे रख सकते हैं। जैसे मुझे इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। अब ये दूर दूर है, कोण तो निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, इस बी वेक्टर को उठा के ऐसे कैसे यहां रख लेता हूं, ठीक है। ये हो गया बी वेक्टर। आया स्टूडेंट समझ में? तो इन दोनों के बीच का ये कोण बना लूंगा मैं। आया क्या? देखो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, मान लो ये तो है ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर है, और इस बी वेक्टर को उठा के ऐसे कैसे यहां रख सकता हूं मैं, ऐसे भी तो रख सकता हूं। ऐसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा। ये तो हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। देखो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहां रख देता हूं, यहां पे भी तो रख सकता हूं मैं, ठीक है ना। या फिर ये हो गया बी वेक्टर अपना, या मान लो ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, और इस बी वेक्टर को उठा के यहां रख दूंगा। है समझ में? तो अपनी सुविधा अनुसार हमने कैसे भी इसको उठा के रख लिया, लेकिन क्या चेंज नहीं की, बी वेक्टर की न तो दिशा चेंज की, देखो सब में दिशा एक है, न परिमाण चेंज किया मैंने। तो ये हो गया बी वेक्टर। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, देखो कोण यहां पर भी निकल रहा है, कोण यहां पर भी निकल रहा है। अब आप लोग कहोगे कि सर ए और बी के बीच में यहां पर जो कोण है, यहां पर जो कोण है ये तो सेम आ रहे हैं, यहां पर का कोण सेम आ रहा है, तो इनमें से सही कौन सा है, ये वाला माने अपन या ये वाला माने, ठीक है। यही आप लोगों को दिक्कत करेगा, दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालोगे, यही आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो ध्यान रखना, एक जो सदिश होता है, जैसे मान लो ये मैं सदिश से दर्शाता हूं, एक तीर के निशान से दर्शाता हूं, तो इसे सदिश का बोलते हैं हेड, सिर। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, सिर बोलते हैं। ये इस सदिश की होती है पूंछ, पूंछ बोले तो टेल, टेल होती है। ये सदिश का सिर है, ये सदिश की पूंछ है, ये हेड है, ये टेल है। तो ध्यान रखना, जब दो वेक्टर अगर टेल से जुड़े हुए होते हैं तो उन दोनों के बीच का कोण मान्य होता है, मतलब सही तरीका होता है कोण निकालने का। जब दो सदिशों के हेड जुड़े होते हैं, क्या जुड़े होते हैं? हेड, तब भी अपन कोण निकालेंगे तो वो सही कोण निकलेगा। लेकिन अगर एक सदिश का हेड और दूसरे सदिश की टेल जुड़ी हो तो ऐसी स्थिति में ये कोण गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी कोण मत लेना आप लोग। जैसे बी वेक्टर का क्या हो गया? हेड हो गया, और ए का क्या हो गया? टेल हो गया। तो इस कंडीशन में ये कोण नहीं काम में आएगा, कोण गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, या तो हेड टू हेड हो या टेल टू टेल हो, उसी टाइम पे ये कोण जो होता है वो सही तरीके से निकाल पाओगे आप लोग। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ये बी वेक्टर ऐसे नीचे बना हुआ है तो यहां पर बी वेक्टर की टेल हो गई, ए वेक्टर ऐसे बना हुआ है तो ए वेक्टर की भी टेल हो गई। तो टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, इसीलिए अपन ने ये कोण क्या लिखा था? थीटा लिखा था। आया समझ में? तो अगर दो सदिशों के बीच का कोण देखना है तो हेड टू हेड या टेल टू टेल आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, और आप लोगों को सदिश में दो बातें और ध्यान रखनी है। दो बातें कौन सी ध्यान रखनी है? देखो मैं यहां पर एक टेबल बनवा रहा हूं, ठीक है। वो अगर ध्यान रहेगा तो आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखो पहला लिखना, यदि दो
सदिशों का परिमाण समान हो। यदि दो सदिशों का परिमाण क्या हो, समान हो। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। दो सदिशों का परिमाण मतलब ये पिंड है, इस पर बल 5 न्यूटन, ये भी 5, ये 10, ये भी 10, यानी दो बल लग रहे हैं, वो दोनों बल समान परिमाण के आए हैं, समान मान के आए। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लो ये एक पिंड है, इस पर इधर बल मान लो 2 न्यूटन लग रहा है, इधर बल लग रहा है 2 न्यूटन। ऐसे वाले बल हो समान मान के, 2 2, 3 3, 5 5, 10 10, 100 100, कितना भी। ठीक है, तो समान परिमाण के अगर दो सदिश हैं, दो बल हैं, दो विद्युत क्षेत्र हैं जिनका हम योग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे अपन। ध्यान रखना मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ए वेक्टर का जो परिमाण है, परिमाण को या तो ऐसे लिखते हैं या केवल सिंपल ए लिख दो, तो उसका मतलब भी परिमाण। परिमाण का मतलब ये केवल दो की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण बराबर है। मान लो कितना है, बराबर। जैसे यहां पर 2 2 है, ऐसे मान लो कितना भी हो सकता है, x है मान लो, कितना है x। तो उस कंडीशन में थीटा, आर और एल्फा क्या क्या होंगे। ठीक है, थीटा सदिशों के बीच का कोण, एल्फा इनके योग का कोण और आर इनका योग। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर 0 डिग्री कोण हो, ए और बी के बीच में अगर 0 डिग्री कोण हो, तो आर का मान आता है हमेशा 2x। कितना आता है, 2x। मतलब अगर मान लो इस वाले बल और इस वाले बल के बीच में 0 डिग्री का कोण, इन दोनों के बीच का ये कोण जो थीटा है वो 0 डिग्री हुआ। 0 डिग्री कब होगा, जब ये वाला बल इधर और ये 2 न्यूटन जो बल है, ये वाला 2 न्यूटन बल है, ये भी इसी तरफ होगा। देखो ऐसे चलेंगे तो कोण बढ़ेगा, ऐसे आएगा तो कोण घटता जाएगा, तो ये दोनों एक ही तरफ हो। उस कंडीशन में जो टोटल आएगा वो 2x। 2x मतलब जो इनका मान है उनका डबल आएगा। ठीक है, x का मतलब परिमाण हो गया ना इनका, x का मतलब क्या है, परिमाण। जैसे 2 2, ठीक है, तो 2 x की जगह पर तो 2 आ जाएगा और 2 इनका डबल आ जाएगा। आप लोग अगर इससे मान रख के देखोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, कोण अगर मान लो 60 डिग्री हुआ तो आंसर आएगा √3x। अगर मान लो जैसे इन दोनों के बीच में कोण 60 डिग्री होता, ये कोण 60 डिग्री होता, तो इन दोनों का टोटल कितना आता, √3 और x का मतलब है ये 2, ये 2, तो आंसर आता 2√2। कितना आता, 2√2 इन दोनों का टोटल आता। अगर कोण कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना आता, √2x। देखो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखनी है आप लोगों को। एग्जाम में से मान लो आप लोगों का ऐसे मान लो कि 70% टाइम बचाएगा ये आप लोगों का क्वेश्चन हल करने में। ठीक है, मान लो इन दोनों के बीच का कोण, जैसे मान लो एक बल है, ये इधर है 5 न्यूटन, इधर है 5 न्यूटन। समान परिमाण हो गया, समान परिमाण हो गया, तो ये टेबल काम में लेंगे अपन। देखो 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, दोनों के बीच का कोण बताओ कितना, 90 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो √2 तो ऐसे कैसे लिखोगे आप लोग, √2, और x का मतलब है ये 5 और लिख लोगे, तो 5√2 इनका टोटल आ जाएगा। आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, अगर मान लो 120 डिग्री का कोण हुआ तो x आएगा आंसर, और 180 डिग्री का कोण हुआ तो 0 आएगा। ये इन स्थिति में जो ये अल्फा होता है, ये अल्फा हमेशा θ/2 होता है। अल्फा कितना होता है स्टूडेंट्स, हमेशा θ/2 होता है। ये टेबल बनानी है आप लोगों को। ठीक है, ये अल्फा जो है, मान लो जैसे इन दोनों का जो टोटल आ रहा है 5√2, वो इस तरफ आ रहा है, इन दोनों का टोटल 5√2 इस तरफ आएगा, मतलब ये बल का और ये बल का टोटल बल जो आएगा वो इस तरफ आएगा। कितना आएगा, 5√2, ये हमने निकाल लिया। अब ये इससे देखो कोण 45 डिग्री, या इससे देखो कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी θ/2। 90 पर था, ये 90 पर था, 90 का आधा, 90 का आधा 45 डिग्री, यानी इस 5 से मान लो चाहे इस 5 से मान लो 45 डिग्री पर ये हमें मिलेगा। ठीक है, देखो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, इनका यूज कैसे करना है वो सारा काम में आ जाएगा। तो ये टेबल स्टूडेंट्स आप लोग याद रखोगे, हल करना जरूर आना चाहिए। ये टेबल कैसे काम में लोगे, आप लोगों को कैसे याद रखना है वो आप लोग देख लो, लेकिन ये याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। इसके अलावा एक छोटी सी टेबल और ध्यान रखनी है, कौन सी, यदि सदिशों का परिमाण
असमान हो, क्या हो, असमान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, असमान मतलब जैसे एक 5 है, एक 10 है, एक 2 है, एक 4 है, इस तरीके से कोई भी अलग अलग मान हो, एक 3 है, एक 5 है, ठीक है, एक 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 है, एक 100 है, कोई भी अलग अलग मान हो, उस कंडीशन में मतलब ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण जब बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में आप लोगों को तीन ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, थीटा, आर और अल्फा के लिए। कौन से? थीटा 0 डिग्री का ध्यान रखना है, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। स्टूडेंट्स इनके अलावा अगर कोई कोण दिया जाए तो फिर अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो आर क्या आएगा इस कंडीशन में, यानी इन दोनों का टोटल क्या आएगा, जब इन दोनों का परिमाण असमान होता है तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 0 डिग्री में तो a प्लस बी, सिंपल a प्लस बी कर दो वही आंसर हो जाएगा। अगर 90 डिग्री कोण है तो ऐसे करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करोगे। 180 डिग्री कोण है तो a माइनस बी, आप लोग ज्यादा में से कम को घटा देना, ठीक है ना। अल्फा क्या होगा, अल्फा आएगा a या b की दिशा में। स्टूडेंट्स लिख लेना इनको, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, दिशा में। यहां पर tan अल्फा आएगा 90 डिग्री के लिए, tan अल्फा आएगा b अपॉन a, और 180 डिग्री के लिए अल्फा आएगा ज्यादा परिमाण के सदिश की दिशा में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोगों ने लिख लिया, ध्यान से समझ गए, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा चला लेना। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गए तो आप लोगों के सदिशों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं पे भी गलती नहीं कर पाओगे, आप लोग अपने आप सही हो जाएंगे वो। ठीक है, अब इनका उपयोग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अपन अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अपने आप ये सारे यही काम में आएंगे। ठीक है ना, देखो अब ध्यान से समझना। देखो यहां पर इस वाले अपने एग्जाम्पल में एक बल था 5 न्यूटन और एक बल था 10 न्यूटन, एक 5 था एक 10 था, दोनों के बीच का कोण थीटा कितना था, 90 डिग्री। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये 5 है ये 10 है, क्या इन दोनों का परिमाण समान है क्या? परिमाण समान नहीं है। जब परिमाण समान नहीं होता तो ये टेबल काम में लेनी है। कोण कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखना है। 90 डिग्री पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a कितना 5, 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है 10, 10 का स्क्वायर और रूट कर दो, यानी ये हो गया 25 प्लस 100 रूट में, यानी बताओ 125 का रूट आ गया क्या? 125 का रूट ही इनका टोटल बल आएगा। ये जो आर आ रहा है इधर वो कितना आएगा, रूट का 125। ठीक है, अब ऑप्शन जैसा हो उस हिसाब से इसको हल करके लिखा है या इसको कैसे भी लिखा है वो आप लोगों के ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। तो इतना बहुत जल्दी से हल हो जाएगा ये, आया समझ में? एक और ट्राई करें। देखो इसको लिख लिया होगा, इसको मिटाने वाला हूं मैं, ये जरूर लिख लेना, ये आर का मान और ये अल्फा का मान जरूर लिख लेना, काम में आएगा बार बार। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं। अपन इन टेबल को कैसे यूज करते हैं वो एक बार और देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, दो बल है मेरे पास, एक पिंड है, एक पिंड पर दो बल ऐसे लग रहे हैं। एक बल ये 3 न्यूटन का, ये वाला बल 4 न्यूटन का। एक कंडीशन मान लो ये है, एक बल ये 4 न्यूटन का और ये वाला बल 3 न्यूटन का इधर लग रहा है। एक स्थिति में इसी पिंड पर 4 न्यूटन का बल ये लग रहा है और 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। 3 कंडीशन है मेरे पास, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों बलों का टोटल देखना है। अब देखो आप लोगों को वो फॉर्मूला जो है वो बहुत रेयर कंडीशन में काम में लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों टेबल याद रह जाएगी तो उस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। देखो बताओ इन दोनों बलों के परिमाण समान है क्या? एक 3 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 4 है। परिमाण समान नहीं, परिमाण समान नहीं तो ये टेबल काम में लेनी है। बताओ इस 3 के बीच में 4 के बीच में कोण कितना है? दोनों एक ही तरफ है। जब एक ही तरफ होते हैं तो कोण कितना होता है? 0। 0 कोण है तो 0 कोण की कंडीशन में जो इनका टोटल आएगा वो कितना आएगा? a प्लस बी, यानी इन दोनों बलों का टोटल, इस कंडीशन में इन दोनों बलों का टोटल कितना होगा? 3 प्लस 4 कितना होगा बताओ? 7 न्यूटन होगा। आया समझ में? अब ये 7 न्यूटन किधर लग रहा होगा? ये 7 न्यूटन
ए या बी की दिशा में, ए इधर है, ये मान लो ए है, ये बी है, ए इधर है, बी इधर है, तो इनकी दिशा में ही आएगा, ये 7 भी किधर आएगा, इन्हीं की दिशा में आएगा। आया समझ में? देखो दूसरा देखो, ए वेक्टर मतलब एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, दोनों के बीच का कोण आप लोगों को कितना दिख रहा है? इन दोनों के बीच का ये कोण कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है, दोनों लंबवत है, 90 डिग्री कोण है। 90 डिग्री कोण है तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए तो 3 मान लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 का रूट। बताओ 9 और 16 कितने होते हैं? 25। 25 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आया समझ में? ये 5 किधर लग रहा होगा? ये 5 जो आंसर आया, 5 न्यूटन जो आया, वो किधर लगेगा? तो वो इस तरफ लगेगा, ये होगा 5 न्यूटन। अब ये वाला मान कैसे निकालोगे? तो ये मान लो कि ये वाला कोण कितना है? अल्फा है। ये कोण कितना है स्टूडेंट्स? अल्फा। तो देखो यहां पर tan अल्फा बराबर बी अपॉन ए अपने पास फॉर्मूला है, तो tan अल्फा बराबर b अपॉन ए। अब इनमें से b कौन सा है, a कौन सा है? तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, जिससे ये कोण बनता है वो a होता है अपना, ये याद रखना आप लोगों को, ये गलती मत करना है इसमें बिल्कुल भी। अल्फा कौन सा होता है? जिससे कोण बनता है, सॉरी, जिससे अल्फा कोण बन रहा है वो a होता है। तो ये तो a है और ये क्या है? b है। तो tan अल्फा बराबर 3 तो हो जाएगा b और 4 हो जाएगा a। बस ऐसे निकालना है, ऐसे ही आंसर निकालना है, क्योंकि 10 का मान ये कहीं होता नहीं है, तो बस यही आंसर होगा इसका। ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें देखो एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दोनों के बीच का कोण कितना होगा? अगर दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं तो कोण 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब a माइनस बी करना है। a माइनस बी का मतलब इन दोनों को घटाना है। कैसे घटाओगे? ज्यादा में से कम को घटाओगे। आप लोग देखो 3 माइनस 4 भी कर सकते हो, 4 माइनस 3 भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग प्रेफर करना ज्यादा में से कम को घटाना। तो यही इसका आंसर होगा 1 न्यूटन। तो इस पिंड पर टोटल बल लग रहा होगा 1 न्यूटन, इस पिंड पर टोटल बल लग रहा है 5 न्यूटन, इस कंडीशन में टोटल बल लग रहा है 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, ये कितना भी आ सकता है। देखो यहां पर जो ये 1 न्यूटन टोटल आया वो किधर लगेगा? तो इसमें लिखा है ज्यादा परिमाण के सदिश की दिशा में। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 4 है, 3 है, तो 4 की तरफ आ रहा होगा ये। मान लो आप लोग एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि मान लो ये पिंड है, एक व्यक्ति इसको इधर खींचे 4 न्यूटन के बल से, एक उधर खींचे 3 न्यूटन के बल से, तो पिंड किधर जाएगा? जो ज्यादा बल लगा रहा होगा उसकी तरफ जाएगा। ज्यादा बल कौन सा है? 4 है, तो 4 की तरफ जाएगा। इनकी टोटल जो आ रहा है एक, वो भी किधर आएगा? ज्यादा परिमाण वाले सदिश की दिशा में। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो हो गया सदिश जितना काम में आएगा। वैसे देखो स्टूडेंट, सदिश बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें सदिशों का जैसे योग करते हैं वैसे इनको घटाते भी हैं, उनके लिए भी नियम है अपने पास। इनका गुणा भी होता है, गुणा भी 2 प्रकार के होते हैं, अदिश गुणा होता है, सदिश गुणा होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इनमें नियम लगते हैं सदिशों के। तो अपन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं सदिश पढ़ाने लग गया तो कम से कम 15-20 क्लास तो सदिशों में लगेगी। ठीक है, तो इतना अपने पास टाइम है भी नहीं, इतना हमें पढ़ना भी नहीं, काम भी नहीं आएगा। अगर इतना पढ़ लोगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लो एक बार, नहीं लिखा है तो फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, ये अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके सामने ये दोनों टेबल रखना। आप लोग कैसे काम में ले रहा हूं मैं, वो आप लोगों को पता चलते रहना चाहिए। ये वाली टेबल तो मैं छोड़ देता हूं, इनको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी को ओपन करके रखना जिसमें ये दोनों टेबल हो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2, इसको लिख देता हूं मैं ऐसे, 2 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, तो इनके मध्य बल क्या होगा। स्टूडेंट्स बहुत इजी, एकदम जीरो से लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझते जाना।
क्या कह रहा है कि यहां पर दो बल हैं, अपने दो आवेश है अपने पास, एक तो 2 माइक्रोकूलाम का है, एक 4 माइक्रोकूलाम का, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। मतलब एक आवेश यहां पर है, इसको मैं Q1 मान लेता हूं। Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलाम। एक आवेश यहां पर है, इसको मान लेता हूं मैं, ये है Q2। कितना है Q2? Q2 कितना है, दूसरा आवेश कितना है 4 माइक्रोकूलाम। और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी दे रखी है स्टूडेंट्स, वो दे रखी है R। R कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो ये वाला आवेश भी प्लस का है, ये वाला आवेश भी क्या है प्लस का। तो बताओ ये प्लस का ये प्लस का एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित। किधर करेंगे? तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये वाला आवेश इस रेखा के अनुदिश इसे इधर प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लगाएगा। ये वाला आवेश इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर बल लगाएगा। तो ये F। देखो बल जो है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था जब कूलाम का नियम पढ़ाया था कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है कि ये वाला आवेश अगर इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो ये वाला आवेश भी इसे प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ। परिमाण समान होगा, बलों का दिशा विपरीत होगी। अब देखो ये बल कितना लग रहा है ये हमें पूछा है। तो स्टूडेंट्स दो आवेशों के लिए जो विद्युत बल लगता है वो निकालते हैं अपन कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमें न्यूटन में ऑप्शन मिलेगा, न्यूटन में मिलेगा तो न्यूटन कैसी राशि है, एसआई पद्धति में राशि है, ऐसी एसआई मात्रक पद्धति की है। लेकिन यहां पर अपने पास जो पद्धति दे रखी है वो अलग है, हमें चाहिए एसआई में, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में चाहिए। तो वो कैसे हल करोगे? देखो बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बताओ के का मान कितना लिखा था अपन ने, के लिखा था 9 गुणा 10 की घात 9, याद है क्या? Q1 पहला आवेश देखो कितना है 2 माइक्रोकूलाम। तो कैसे लिखोगे इसको, 2 याद करो मैंने लिखवाया था कल ही, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या था, कॉपी में ढूंढो देखे क्या था, 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब था 10 की घात -6। ठीक है। और कूलाम जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे इसको भी चेंज कर लो। देखो 4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 और ये कूलाम, इसको भी चेंज कर लो, यहीं पे हाथों आती 10 सेंटीमीटर। बताओ सेंटी का मतलब कितना था, सेंटी का मतलब था 10 की घात -2। नहीं दिख रहा तो थोड़ी क्वालिटी चेंज कर लेना आप लोग, 10 की घात -2 और लास्ट में क्या हो गया मीटर। ठीक है, मीटर ऐसे कैसे आ गया? तो देखो ये कूलाम, मीटर और ये कूलाम, ये एसआई पद्धति है, तो एसआई पद्धति में काम में ले लेंगे। देखो Q1 का मान कितना है स्टूडेंट्स, 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6 इंटू Q2, Q2 का मान कितना है 4 माइक्रोकूलाम, यानी 4 गुणा 10 की घात -6 बटे में R। R दूरी कितनी है 2 गुणा 10 की घात -2, सॉरी 10 गुणा 10 की घात -2 और R का स्क्वायर हो रखा है तो इसका भी क्या कर लूंगा स्क्वायर। अब देखो आगे हल करता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हो गया 9 को 2 से गुणा करो 18, 18 को 4 से गुणा करो 72, 72 तो ये हो गया। ठीक है। देखो 10 की घात 9 प्लस की है -6 -6 कितना हुआ? देखो मैंने क्या कहा था, आधार समान हो तो घातों का जोड़ बाकी करते हैं। तो देखो आधार समान है 10 10 10 10 10 10 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो -6 जुड़ के कितना हो जाएगा -12 और इधर है 9 +9 -12 जुड़ के कितना हो जाएगा +9 और -12 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात -3। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आ जाएगा, इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे। अगर घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा होती है, -2 को 2 से गुणा करो 10 की घात -4 हो गया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे भी कट रहा है ये 10 की घात -3, 10 की घात -4 तो 10 की घात -1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 की घात -1। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, जब किसी राशि को अपन भाग से बटे में से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, ये लिखा हुआ है 72 बटे में, मतलब इधर है 72, इधर है 100 और इधर है 10 की घात -1। अगर 10 की घात -1 को अगर मैं ऊपर ले गया तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसको अगर मैं यहां से हटा के अगर ऊपर लिखता हूं तो ये 10 की घात 1 हो जाएगा, प्लस की घात हो जाएगी।
बताओ, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है, ये कट गया। अब बताओ 72 में 10 का भाग दोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 7.2 न्यूटन। यानी इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7.2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को देखो बहुत बेसिक से बताया मैंने, दो आवेशों के बीच में बल कैसे लगता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे हल करोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, क्वेश्चन ये आप लोग लिख लेना, जब अपन एमसीक्यू सीरीज करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लिख लो क्वेश्चन। आप लोग जो है राजस्थान बोर्ड की या एनसीईआरटी बुक ले लेना, उसमें आप लोग प्रैक्टिस हल कर लोगे। अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है पिछली बार वाली, अभी तो फिर से एनसीईआरटी चल गई राजस्थान बोर्ड में, लेकिन जो पहले बुक चलती थी अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है। क्यों है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा टाइप दे रखा है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। ठीक है, पिछली बार वाली बुक। एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी किताब है, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं कह रहा, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसमें क्या है कि क्वेश्चंस है, थ्योरी है, वो सीधे सीधे नहीं है, बहुत थोड़ा घुमा फिरा के कह रखा है, बहुत कुछ कह रखा है। ऐसे मान लो छोटी छोटी लाइनों में बहुत ज़्यादा कुछ कह रखा है, तो वो समझने के लिए आप लोगों को बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आती है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई भी नहीं है। अगर थोड़ा इजी लैंग्वेज में चाहिए तो राजस्थान बोर्ड वाली बुक जो है वो थोड़ी इजी लैंग्वेज में मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी हो जाएगी उसमें। क्वेश्चन लिख लिया होगा ये, इसी टाइप के क्वेश्चन और करके देखना। क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहा हूं, फिर अपन आगे हल करेंगे। देखो एक बार एक क्वेश्चन और मैं कूलाम के नियम पर ले लेता हूं, फिर अपन आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, ऐसे लिख देता हूं, 4 मिली कूलाम तथा 4 मिली कूलाम तथा 16 मिली कूलाम या इसको चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट्स, 4 मिली कूलाम तथा 8 मिली कूलाम आवेशों के मध्य आप लोग मान लो 16 न्यूटन बल आरोपित है, तो इनके मध्य दूरी ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, ये कैसे हल होगा, तो वीडियो को पॉज करके हल कर लेना। देखो 4 मिली कूलाम तथा 8 मिली कूलाम आवेशों के मध्य 16 न्यूटन का बल है, तो इनके मध्य दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स दो आवेशों की बात कर रहा है, एक आवेश मान लो ये है 4 मिली कूलाम का, ये दूसरा आवेश है कितना, 8 मिली कूलाम का। इन दोनों के बीच की कुछ दूरी है, वो हमें नहीं पता, वो हमें पूछिए, मध्य दूरी ज्ञात करो, दूरी पूछिए। इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, ये बल लग रहा है F, ये लग रहा है 16 न्यूटन का। कितना बल लग रहा है, 16 न्यूटन का। आया समझ में इतना, हमें R निकालना है। तो देखो आवेशों के मध्य बल कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F दे रखा है हमें कितना, 16 बराबर K का मान हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 पहला आवेश देखो कितना है, 4 मिली कूलाम। बताओ कितना होगा, देखे 4 और मिली का मतलब कितना था, 10 की घात -3। कितना था, 10 की घात -3। ऐसे देखो ये 8 मिली कूलाम, तो 8 गुणा मिली कूलाम, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और ये कूलाम। लिखो दोनों, Q1 का मान 4 गुणा 10 की घात -3 और Q2 का मान दूसरा आवेश 8 मिली कूलाम यानी 8 गुणा 10 की घात -3 बटे में R हमें निकालना है, ये R स्क्वायर। ऐसे कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसको हल करते हैं अपन। क्या करें बताओ, पहले तो घातों को हल कर लो।
किसको हल कर लेते हैं, घाते। देखो -3 घात -6 हो गई, और प्लस का कितना है 9 घात, तो घात तो कितनी बच जाएगी 10 की घात 3 प्लस की बच जाएगी। -3 6, माइनस का 6 और प्लस का 9, प्लस का 3 बच गया। इधर इनको गुणा कर लो, तो 9 को गुणा करो आप लोग, या आप लोग ऐसे लिख लो 9 को 4 से गुणा करते हैं 36 इंटू 8 यहाँ पर बचा हुआ है, कट जाएगा ये, बटे में r², और इधर कितना है 16। अब देखो r को मैं इधर ले आता हूँ, 16 को बटे में ले जाता हूँ, r को इस तरफ ले आता हूँ, 16 को बटे में ले जाता हूँ, तो देखो r² बराबर कितना हो गया 36 इंटू 8 इंटू 10 की घात 3, बटे में क्या आ जाएगा 16। कितना आ गया स्टूडेंट्स 16। ठीक है, अब आप लोग इसको काट लो, 8 से काटो इसको 2 बार, 8 दूने 16 हो गया, 2 से कटेगा कितनी बार 18 बार। ठीक है क्या, तो r² बराबर बताओ कितना आया, r² बराबर कितना आ गया 18 गुणा 10 की घात 3, यानी 18,000 लिख सकता हूं क्या मैं, क्या लिख सकता हूं 18,000। आया स्टूडेंट समझ में, 18,000 लिखा मैंने। अब r² का मान आया है, ये तो किसका मान आया r² का, तो r आप लोग निकाल लोगे कैसे, रूट का 18,000। ठीक है, मीटर में आंसर आएगा। तो ऐसे आप लोग इसको हल कर सकते हो, रूट 18,000 कर सकते हो। आया समझ में, तो आप लोग इस टाइप की क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगी, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। ठीक है, और इसकी इस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन। देखो ये तो दो आवेशों के बल की बात हुई, किसके, दो आवेशों के बल की। लेकिन अगर मान लो 3 आवेशों पर बल पूछ ले, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 4 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं, 4 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं, तो किसी एक शीर्ष पर कुल विद्युत बल ज्ञात करो, विद्युत बल ज्ञात करो। ठीक है, कुल विद्युत बल ज्ञात करो। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, मैं इसका हल बता रहा हूं, ये कैसे हल होगा। कि मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, अंदर वाले कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। इसके शीर्षों पर 4 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे, यानी इस शीर्ष पर 4 माइक्रोकूलाम का आवेश, इस पर 4 माइक्रोकूलाम का आवेश, इस पर 4 माइक्रोकूलाम का आवेश। देखो अगर आप लोगों को कह नहीं रखा कि ये प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे, प्लस। तो मान लेता हूं ये है Q1 आवेश, ये मान लेता हूं Q2, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स Q3। ठीक है, अब हमें किसी एक पर बल निकालने के लिए पूछा है, मैं मान लो इस Q1 पर बल निकाल रहा हूं, किस पर निकाल रहा हूं, Q1 पर। तो ध्यान से समझना, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, क्योंकि ये Q1 इधर लिख देता हूं। Q1 बराबर कितना है, Q1 बराबर है 4 माइक्रोकूलाम, प्लस का है ये भी। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, देखो हमें इस पर किसी के लिए भी बोला कि किसी एक शीर्ष पर, तो कोई भी एक शीर्ष आप लोग ये ले लो, ये ले लो, चाहे ये ले लो, एक ही बात है। अच्छा मैंने एक और नहीं दिया इसमें, इसकी भुजा नहीं दी, तो भुजा आप लोग लिख लेना, भुजा बराबर क्या रखा है हमें 3 और मीटर मान लो। ये कह रखी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, देखो ये आवेश प्लस का Q2 प्लस का है, मैं Q1 पर बल देख रहा हूं, ध्यान रखना किस पर, Q1 पर। तो हम बल इस पर बनाएंगे, ठीक है, कैसे बना रहा हूं ध्यान से समझते जाना। देखो Q2 प्लस का, Q1 प्लस का, तो ये Q2 Q1 को क्या करेगा, Q1 पर बल कैसे लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इधर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी एक बल तो ये आ गया, किसने लगाया, Q2 ने लगाया, तो मैं इसको F2 लिख देता हूं, जिससे ध्यान रहेगा कि ये वाला बल Q2 द्वारा लगाया गया था। देखो ये वाला, ये प्लस का आवेश,
ये Q1 भी प्लस का, तो ये वाला Q3 जो है वो Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। Q1 को ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक किसी Q1 पर ही बल देख रहे हैं अपन, तो Q3 जो है वो Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर। तो ये बल हो जाएगा F2 है, ये 3 ने बल लगाया है तो मैं इसको F3 लिख देता हूं, लिखने पर है कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आए स्टूडेंट्स इतना समझ में? बस इस पे बताओ Q1 पर और कोई बल थोड़ी लगाएगा, और कोई नहीं लगाएगा, तो बस इन्हीं दो बलों का टोटल करना है हमें। यानी एक बल तो आ रहा है मेरे F2 और एक बल आ रहा है मेरे F3। अब देखो F2 का मान है तो कुलाम बल, दो आवेशों के बीच में लग रहा है कुलाम बल। देखो F2 बल किस किस के बीच में लग रहा था, इन दोनों के बीच में लग रहा था F2 बल। तो मैं क्या लिखूंगा, K पहला आवेश, Q1 दूसरा आवेश, Q2, और दोनों के बीच की दूरी, ये मान लो इसकी भुजा कितनी है, A मान लो, चाहे मैं R लिख देता हूं इसको, ये भुजा कितनी है, R है, ये वाली दूरी, तो R का स्क्वायर। हल कर लेंगे, बताओ K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, इसको साइड में लिख देता हूं, ये Q3 था 4 माइक्रो कूलाम। देखो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है, 4 माइक्रो कूलाम। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब सीधा लिखो 4 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। Q2 दूसरा आवेश भी कितना है, 4 माइक्रो कूलाम, तो 4 गुणा 10 की घात -6 बटे में क्या आएगा बताओ, R का मान, R का मतलब ये भुजा कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मीटर। मीटर में ही है, इसको चेंज करना नहीं है। देखो 9 से 9 कट गया, 4 चौक 16 गुणा 10 की घात, देखो यहाँ पर तो है -6 -12, और यहाँ पर कितनी है, प्लस की 9, यानी कितनी घात बच जाएगी, 10 की घात -3 बच जाएगी न्यूटन में। आया समझ में? ये F2 का मान आ गया। ऐसे F3 देखो, F3 क्या आएगा, F3 का फॉर्मूला देखो, F3 किस किस के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है, Q1 और Q3 के बीच में लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q3 और दोनों के बीच की दूरी, ये भी R ही होगी, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये R का स्क्वायर। मान रखो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान कितना है स्टूडेंट्स, 4 माइक्रो कूलाम, यानी 4 गुणा 10 की घात -6। Q3 का मान 4 माइक्रो कूलाम, यानी 4 गुणा 10 की घात -6 बटे में बताओ क्या आएगा, R कितना है, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर देखो, R स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। बताओ ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 4 चौक 16, 10 की घात 9 प्लस का 6 माइनस का, तो 10 की घात -3। बताओ वही आंसर आ गया क्या? अब स्टूडेंट देखो इन दोनों बलों का टोटल करना है मुझे, अब ध्यान से समझना, देखो ये वो टेबल कैसे काम में लोगे, इन दोनों बलों का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। ये दोनों बल कितने आ रहे हैं, 16 गुणा 10 की घात -3, 16 गुणा 10 की घात -3। बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि। मैंने कहा अगर दो सदिशों का परिमाण समान हो कितना हो, मान लो x है, x का मतलब जैसे यहां पर है 16 गुणा 10 की घात -3, 16 गुणा 10 की घात -3। आया समझ में? तो आप लोगों को ये टेबल आनी चाहिए, वो फॉर्मूला आप लोग चाहो तो ट्राई करके देख लो। कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था कौन सा, किधर लिखूं, अरे इधर लिख देता हूं, R बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला चाहो तो लगा के देख लो। यहां पर एक को A मान लो, एक को B मान लो, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको A मान लो, इसको B मान लो, AB ये वाले मान रख के हल करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इतना टाइम तो है ही नहीं अपने पास। ट्राई करके आप लोग कोशिश करके देखना चाहो कि सर सही बता रहे हैं गलत बता रहे, चेक करना चाहो तो मान रख के देख लेना आप लोग एक बार। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगा ना, हम शॉर्ट में हल करेंगे। तो आप लोगों को बस यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों का मान बराबर, तो ये बराबर वाली टेबल काम में लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण चाहिए मुझे, तो बताओ F2 ऐसे बना हुआ, F3 ऐसे बना हुआ, दोनों की पूंछ जुड़ी है, यहाँ पे पूंछ जुड़ी है, तो ये वाला कोण कितना होगा, बताओ ये कोण होगा उतना ही ये हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का ये कोण कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये थीटा भी कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी F2 F3 के बीच में कोण कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री ये रहा, 60 डिग्री पे आंसर कितना होता है, √3x। तो इन दोनों का जो टोटल वाला आएगा वो कितना आएगा, √3x। x का मतलब क्या है, x का मतलब है ये वाले मान, इनमें से कोई भी एक रख लो। x की जगह में क्या रख लेता हूं, 16 गुणा 10 की घात -3, बस यही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बल पर ये क्वेश्चन है।
अब देखो आज की क्लास तो अपन इतनी ही रखेंगे। आप लोग जो है MCQ वैसे अपन करने वाले हैं इन पे, और अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर थोड़े क्वेश्चन और करवाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और जब भी आज जैसे ये वीडियो देखो अभी कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगली क्लास में फिर मैं इससे थोड़े और आगे के क्वेश्चन इसी चैप्टर पे करवा दूंगा। अगर आप लोग कहो कि नहीं सर हम कर लेंगे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने थ्योरी बताई उसके बेस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग ट्राई करके देख लेना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेना एक तो, ठीक है। और एक आप लोग जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेना, ठीक है। और फिर अपन नेक्स्ट क्लास जो MCQ सीरीज आएगी उसमें तो क्वेश्चन करेंगे मेरे ख्याल से। वैसे आज की क्लास में हो जाता, लेकिन वो काफ़ी टाइम वो सदिश समझाने में लग गया। शायद सदिश मैं ऐसे सोच रहा था कि सदिश सबको आते होंगे, नहीं आते तो मैंने समझा दिए, जितने काम में आते हैं उतने समझा दिए, तो आप लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स नोट्स बनाते रहना, रिवीजन आप लोग रेगुलर करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे मान लो कि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। रिवीजन को रेगुलर रखा करो, ठीक है। चाहे कुछ ही हो जाए, रिवीजन आप लोगों को जरूर करना है। और जब भी आप लोग क्वेश्चन हल करो तो अपनी नोट्स की नोटबुक जो है वो सामने ले लेना। कई बार होता है क्वेश्चन में कुछ ट्रिक मिल जाती है, कोई शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन हल हो रहा है तो आप लोग नोट्स में लिख लो कि इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। जब आप लोग रिवीजन करोगे एग्जाम टाइम पे तब आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी मुझे बताते रहना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग बताते हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग कमेंट किया करो जिससे मुझे भी पता रहेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। और अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो वो भी बता दिया करो कि सर यहाँ पर कुछ डाउट है, तो मैं हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हल कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास इतनी ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।